खाएगा पकड़ ना खाएगी देख ले क्लास देखिए मैं बेस मक्का का आटा मतलब मक्का का आटा और बूट बाजरा का आटा सब देख रही है। हेलो एवरीवन, कैसा गया पेपर थर्सडे का? सभी ने अटेम्प्ट किया था? पहली बात मुझे ये बताओ, अटेम्प्ट किया था तुम लोगों ने? सौम्या, प्रिंस, विशाल, राहुल तुमने किया अटेम्प्ट? संदीप? ठीक है, कोई ऐसा नहीं है ना? यस मैम। ठीक है। फिजिक्स कैसी लगी? अभी मैंने पेपर देखा था, ठीक था पेपर तो, मतलब 12th का तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नहीं कराया हो तुम लोगों को, ठीक है? कि लगा ऐसा कुछ? चलो पेपर डिस्कस करते हैं। स्क्रीन दिख गई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, समय बचता है तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे। लास्ट इसमें तुम्हें क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, दैट्स इट, ठीक है? इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे इसको एंड ऑफ द डे करेंगे, एंड ऑफ द स्क्रीन शेयर हुई है। कर दी, हो जाएगी, देखो थोड़ी देर में, समय लेगा वो थोड़ा। हो गई? नो मैम। अरे हो गई बेटा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे लास्ट में, उससे पहले बाकी के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। सेकंड देखते हैं, आ जाओ। सेकंड तो सबने कर लिया होगा, ठीक है? बहुत इजी था। अगर 20 ओम की वायर है, अगर हमने उसको स्ट्रेच करके उसकी ओरिजिनल लेंथ का डबल कर दिया तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस में चेंज कितना आ जाता है, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r, है ना? तो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r चेंज आ जाएगा, कितना n कितना बढ़ाया है तुमने, ओरिजिनल लेंथ से डबल बढ़ाया है, तो 2 2 जा 4, यानी तुम्हारा r डैश कितना हो गया बेटा, 4 टाइम्स ऑफ 20, यानी 80 ओम, है ना?
तो 80 ओम तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या कह रहा है कि आपने उसको 2 इक्वल हिस्सों में पार्ट किया है। तो जब भी हम पार्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो भी r डैश होता है वो कितने टाइम्स हो जाता है बेटा, r बाय n टाइम्स। n का मतलब है आपने कितने हिस्से में उसको काटा है ना, कट किया है। तो यहाँ पर वो 2, n की वैल्यू 2 है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80/2 यानी 40 ओम। तो हर एक हिस्से का जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम है। उसके बाद तुमने उसको पैरेलल लगा दिया। पैरेलल लगा दिया मतलब दोनों पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 20 ओम। बस हो गया क्वेश्चन। V इक्वल्स टू आई आर करना है। वोल्टेज 4 है, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, करंट। ठीक है, वो आपके करंट की वैल्यू हो जाएगी। आ जाओ। उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है फिर। अब उसके बाद अब की बार ग्रेविटेशन से 3-4 क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। 2 artificial satellites revolving in a same circular orbit have same period of revolution. ट्रू और फॉल्स? टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम निकालते थे, क्या क्या था बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला? 2 पाई आर नॉट अपॉन वी नॉट आता था, है ना, जिसमें 2 पाई आर नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 3/2। वी नॉट क्या होता था, अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम। क्या इसमें सैटेलाइट का मास आ रहा है? रिवॉल्विंग इन सेम सर्कुलर ऑर्बिट हैव सेम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर मास के इंडिपेंडेंट है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है कि जिस सैटेलाइट के अराउंड, सॉरी जिस प्लैनेट के अलोंग रिवॉल्यूशन हो रहा है, दूसरा उनकी ऑर्बिटल रेडियस। अगर दोनों सेम रेडियस में है तो ऑर्बिटल रेडियस क्या होगी दोनों के लिए? मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। सुमित, सुमित आ गई क्या क्लास में? तो स्टेटमेंट एक गलत है कि सही है? सही है ना, ट्रू है। ऑर्बिटल रेडियस तो सबके लिए सेम रहेगी, और सैटेलाइट का मास जो डिफरेंट हो सकता है उस पे हमारा टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सेकंड, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अभी लिखी है v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r नॉट। क्या है, ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये भी सेकंड भी ट्रू है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ आर नॉट पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ट्रू और फॉल्स? एल्टीट्यूड यानी हाइट होगी ना। हाँ, तो ए बी सही है, सी फॉल्स है ना। ए बी सही है, सी फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि हाइट पे तो डिपेंड करेगी। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैम आंसर इसका ए में तो दे दिया है। क्लास का लिंक नहीं आया अभी बच्चों को। क्लास, एक सेकेंड, एक बार मैं क्लास का लिंक शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप पे बच्चों को। नहीं नहीं, ए नहीं होगा ना, कंट्रोल सी। मैम ए ही दिया है, माइनस हुआ है इसमें। तुम्हारी क्लास में लिंक नहीं आया क्या? तो थर्ड का आंसर ए दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अल्टीट्यूड ऑफ हाइट, अल्टीट्यूड यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पे तो डिपेंड करना ही करेगा ना। हम नहीं करता। मैम आपने वो जब रिवीजन करवाया था तब आपने बताया था करता है, तो इसलिए पी ऑप्शन टिक करा था। यस मैम।
तो करेगा ना, एस्के वेलोसिटी की किस हाइट से किस हाइट पे कर रहे हैं उस पे तो करेगा ना। अंडर रूट, देखो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी आती है अंडर रूट ऑफ जी मैम कैपिटल हम्म। मैम शायद जी एंगल की बात कर रहे हैं कि किसी एंगल पर अगर एम अपॉन आर आता है ना, तो अगर किसी हाइट पे करेगा तो वो एस्केप वेलोसिटी आर प्लस एच हो जाएगी। ऑल्टीट्यूड यानी हाइट की तो बात हो रही है। यस मैम। तो हाइट पे तो करेगा, एंगल पे नहीं करता बट हाइट पे तो करता है। ऑप्शन में गलती है शायद। नहीं नहीं, सेकंड ये वाला स्टेटमेंट ना इंडिपेंडेंट फॉल्स है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एच पे करेगी डिपेंड, तो वो तुम्हारा आंसर में गड़बड़ है, बट एक्चुअल आंसर यही है। बात समझ गए। यस मैम। यस मैम, भी यही लिखा है कि हाइट पे डिपेंड कर रही है, लेकिन वैसे गलत बता गलत बताया मैंने, क्या कह रहे हो। रहे। सॉल्यूशन जो मैंने खुशबू मैम ने हाँ इसकी आंसर की भेजी, इसमें भी हाँ लिखा है कि इस पे डिपेंड कर रही है। हाँ, वो गलत है, करेगी ठीक है। करती है भाई, क्वेश्चन कराया मैंने तुम्हें, इसके बेस इसके ऊपर क्वेश्चन कराया है इस पे। अगर किसी और हाइट पे करोगे तो इसके वेलोसिटी विल चेंज, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा भाई, वो आंसर की में गड़बड़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कंसिडर द रेडिएशन इमिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ सिंगली चार्ज पॉजिटिव आयंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट, द सैंपल इमिट 15 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो इमिट कर सकता है पार्टिकल वो 15 दी हुई है यहाँ पे, और इनमें से कोई एक वन ऑफ विच इज सेम एज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। कह रहा है कि इसकी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जो होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालो। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें ये फाइंड करना है कि उसका हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है क्या, है ना। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट क्या है, तो कहां से मिलेगा, यहां से। सुमित, अच्छा मैं इसको एडमिट नहीं कर रही हूँ, देखो ठीक है, कर दिया एडमिट। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग, मैंने तुम्हें इमिशन वाला एक फॉर्मूला कराया था कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में है, वो nth ऑर्बिट में से ग्राउंड ऑर्बिट में आना चाहता है, तो या उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। n से इस वाली ऑर्बिट में आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये वाले आ जाएंगे। तो ये सब इनका क्या है, ये सब इमिशन है ना। ये सब नंबर, ये इमिशन है। तो नंबर ऑफ इमिशन तुम्हें यहाँ पे 15 दे दिया। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका इमिशन का। ये ईशा कौन सी बच्ची है, ईशा बताओ क्या फॉर्मूला था बेटा नंबर ऑफ इमिशन का। n2 माइनस n1, और क्या था, n2 माइनस n1 प्लस 1, क्या था फॉर्मूला, हाँ बाय 2 नहीं था, अपॉन में 2 है ना, ये फॉर्मूला था। तो n2 हमें फाइंड करना है कि फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन अभी किस ऑर्बिट में है, मुझे पता नहीं। ये n2 मुझे फाइंड करना है एनर्जी लेवल, फाइनली कहाँ आएगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ग्राउंड स्टेट के लिए n1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अपॉन n2 माइनस 1 प्लस 1, ये खत्म हो गया, अपॉन 2। तो यहाँ से n2 निकालो बेटा, कितना बनेगा 15 इक्वल्स टू n2 का स्क्वायर माइनस n2 अपॉन में 2, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 30 इक्वल्स टू, यहाँ से मैं n2 कॉमन ले लूं, n2 माइनस 1, ये आया। क्या बन सकता है इसमें से, देखो n2 की वैल्यू क्या हो सकती है। मैम वो 6 आएगी। 6 आ जाएगी। ये सॉल्व कर लेना, यहाँ से तुम्हारे पास n2 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट कौन सी है उसकी,
सिक्स्थ ऑर्बिट में बैठा हुआ है, ठीक है, यानी सिक्स्थ एनर्जी स्टेट में है, एनर्जी लेवल जो है उसका सिक्स्थ है। अब उसके बाद पूछा है कि हमें एनर्जी स्टेट बतानी है कि उस nth सिक्स्थ ऑर्बिट में उसके पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा, ये सुनो। Yes, ma'am. हाँ, ये फॉर्मूला होगा। अब देखो n स्क्वायर तो हमें पता चल गया कि n स्क्वायर कितना है, 6 है, तो 6 6 36। अब z की बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, क्या है। देखो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंगली चार्ज्ड पॉजिटिव आयन, आयन है। क्या हाइड्रोजन आयन है? हाइड्रोजन के पास तो खुद एक क्या है, उसके पास तो एक ही प्रोटॉन है ना, तो वो आयन तो नहीं है वो तो। अब सिंगल पॉजिटिव आयन क्या है, अब देखो या तो हाइड्रोजन या तो हीलियम बन सकता है या लिथियम। अब हाइड्रोजन के पास कितने पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं ना, हीलियम के पास, इसके पास 2 प्रोटॉन है। लिथियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं भाई, 3, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है ना शायद लिथियम का। हाँ बोलो। हाँ, तो अब देखो सिंगल पॉजिटिव चार्ज आयन का मतलब है कि उसने एक अपना पॉजिटिव आयन को क्या किया होगा, तो इसका मतलब वो हीलियम होगा या लिथियम होगा, हीलियम ही बनेगा ना सिंगल पॉजिटिव, तो लिथियम तो सिंगल पॉजिटिव नहीं बन सकता। लिथियम कितना पॉजिटिव बनेगा, 2 पॉजिटिव होगा, तब जाके उसके पास एक पॉजिटिव आयन बचेगा। बात समझ में आई ना। तो हीलियम यहाँ पर इसका मतलब जो आयन की बात हो रही है वो किसका आयन है, हीलियम का आयन है। तो यहाँ पर Z की जगह हीलियम का एटॉमिक नंबर लिखोगे विच इज कितना, 2 है ना। तो 2 2 जा मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, यहां से तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। करके आए थे इस क्वेश्चन को या गड़बड़ कर दी थी इस क्वेश्चन में? मैम गलत हो, क्यों? मैम ये सिंगल चार्ज पॉजिटिव आयन की वजह से, ये नहीं समझ मैम में वो आया। सिंगली चार्ज की वजह से कंफ्यूजन हुई थी। हाँ, तो सिंगल चार्ज सोचना पड़ेगा ना। देखो हाइड्रोजन तो नहीं होता, हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्रोटॉन है, अब वो अपना एक प्रोटॉन भी दे देगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। अब ऐसे हीलियम के पास 2 हैं, तो अब सिंगल पॉजिटिव तब हो सकता है जब अपना एक प्रोटॉन दे दे, लिथियम तब हो सकता है जब वो अपना 2 दे दे, है ना। केमिस्ट्री तो तुम्हें मुझसे ज्यादा आती है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर लेना, ऑप्शन देख लेना कितना कौन सा बनेगा। क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके, 4 के टेबल में 36 आता है क्या 9 पे, तो 13.6 हाँ 13.6 को 9 से डिवाइड कर देना, तो आई थिंक डी बनना चाहिए सबसे कम, यही दिख रहा है मुझे, है ना। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आगे आ जाओ। 5th क्वेश्चन देखो क्लास में ही कराया था, तुम्हारे में नहीं कराया था। माइक्रोवेव, सबसे ज्यादा वेवलेंथ माइक्रोवेव की बड़ी होती है कि रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, है ना। रेडियो वेव की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है, उसके बाद अपना माइक्रो आता है। तो सिंपल सी बात है, अल्ट्रावायलेट से तो ग्रेटर है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। True. वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इज लेसर देन यूवी रेज, गलत है भाई, Yes, ma'am. यूवी से बड़ी है ना इंफ्रारेड, तो ये इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी। माइक्रोवेव की इंफ्रारेड से कम बता दी भाई, ये भी गलत है, फॉल्स। पूरा स्पेक्ट्रम याद कराया हुआ है। गामा रे के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब लोएस्ट वेवलेंथ, है ना। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ये बात भी ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए और डी आर करेक्ट। तो ये तुम्हारा फ्री का नंबर था, देखो ये भी फ्री का नंबर है, छठा। करके आए थे सब लोग यस मैम, 6th को। Yes, ma'am. तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो मेरे पास ये 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, ये r दूरी पर है, Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पे लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, है ना। F12 सपोज ये F21, फर्स्ट क्लास का पहला लेक्चर। ये फोर्सेस बराबर होंगे, इक्वल फोर्सेस होंगे, जितना Q1 Q2 पे लगाएगा उतना Q2 Q1 पे लगा रहा होगा। अब मान लो मैंने इनको उठाकर या फिर मैंने यहाँ पर कोई और चार्ज रख दिया Q3, अब ये क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ Q1 एक्सर्टेड ऑन Q2, यानी Q1 Q2 का फोर्स अभी भी तो सेम ही रहेगा भाई। यहाँ पर Q3 चार्ज रख दो कि हर एक चार्ज का नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, है ना। नेट फोर्स विल चेंज बट
Q2 Q1 पर अभी भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी कि भाई Q2 और Q1 के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होगा, बट इन सबके अपने इंडिविजुअल के नेट फोर्सेस चेंज हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, राइट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी यही पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करोगे भाई, 7 में क्या है क्वेश्चन में, देखो आप इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े हुए हो, इस इंक्लाइंड प्लेन का अभी एंगल मान लो थीटा एंगल है, ठीक है। यहां से किसी पार्टिकल को शॉर्ट किया जाता है विद सम वेलोसिटी v विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। When an object is shot with the bottom of a long horizontal inclined plane with an angle 60 degree with horizontal velocity दे दी जाती है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, देखो x1 डिस्टेंस। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात हो रही है। तो मान लो बेटा कहीं भी वो पार्टिकल सपोज करो जब भी यहाँ पहुंचेगा, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, बोलो। पार्टिकल आगे जा रहा है, एक्सीलरेशन कहाँ लगेगी इस पर, जी साइन थीटा पीछे की तरफ, राइट। आगे जाएगा तो जी साइन थीटा पीछे, नॉर्मल ऊपर लगेगा, नॉर्मल फोर्सेस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा, वेलोसिटी इधर है इसकी एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि देखो इट कैन ट्रेवल इन द डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन, सही बात है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। किसी पॉइंट पर आगे फाइनल वेलोसिटी 0 तो होनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि जब इसको शॉर्ट किया गया इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी u थी, u स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी बेटा, पीछे वाली डायरेक्शन में माइनस जी साइन थीटा। डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा है इसने अलोंग द प्लेन कितना दे रखा है, x1 दे रखा है, ये रहा x1, ठीक है, इक्वेशन 1। अब कह रहा है सिमिलरली दूसरे पार्टिकल को फेंकते हैं लेकिन वेलोसिटी सेम रखते हैं, एंगल चेंज कर देते हैं 30 डिग्री। तो ये दोबारा इक्वेशन लगा दो कि फाइनली जो पार्टिकल को फेंकोगे उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी है, 2 एज इट इज। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस जी साइन, सपोज यहाँ पर अब ये थीटा 2 हो गया, पहले थीटा 1 था। इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टली x2 कर रहा है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, g से g कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया देखो, x1 x2 मल्टीप्लाई साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 1। तो ये अपोजिट हो जाएगा, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू साइन थीटा 2 बाय थीटा, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक्सीलरेशन को क्या लेना था, रिटार्डिंग में है यहाँ पे एक्सीलरेशन। भाई आपका पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी आगे है, एक्सीलरेशन पीछे है, तो रिटार्डिंग मोशन है, तभी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी किसी पॉइंट पे। बस यहाँ ये करना था। थीटा 2 कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होगा, 1/2, और थीटा 1 कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक 1/√3। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। ये वाला भी करने लायक क्वेश्चन था, करके आए कि नहीं करके आए, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी थी। आंसर देख लेते हैं क्या दे रखा है 7th का सीरियल, ठीक है। ये वाला किया कि नहीं किया अटेम्प्ट, किया है, किया ना, करना भी चाहिए था। फिर उसके बाद आता है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो मैंने क्लास में तुम्हें इसका वो तो बता दिया था, फॉर्मूला करके आए कि नहीं करके आए इसे, 8th क्वेश्चन किया होगा ना सभी ने। क्या है देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट के पास भी वेलोसिटी है और मिरर के पास भी वेलोसिटी है, और दोनों वेलोसिटी x में भी दी है और y में भी दे रखी है, करेक्ट बेटा जी, x और y दोनों में वेलोसिटी है। तो मैं पहले निकालती हूँ इमेज की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है। निकालो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में मैंने तुम्हें सिखाया था, दो तरीके की बताई थी बेटा, एक तो अलोंग द पैरेलल एक्सिस होगा और एक परपेंडिकुलर टू द पैरेलल एक्सिस होगा। तो एक्स डायरेक्शन वाला क्या है, अलोंग द पैरेलल एक्सिस है। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यही फॉर्मूला करवाया था ना भाई, यस और नो, एक्स डायरेक्शन वाले में ये फॉर्मूला था, बस यही फॉर्मूला लगाना था आपको, ठीक है।
तो हम सबसे पहले देखो क्या निकालेंगे, दो चीजें दिख रही हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, v, यानी इमेज की डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम द पोल। तो बेटा यहां से तुम मिरर है ना, हाँ, तो हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का, तो यहां से v आ जाएगी। हम v निकाल सकते हैं। v कितना आएगा, यहां से निकालो v कितनी आएगी। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव ले लेना, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव आ जाएगा। फोकल लेंथ देखो यहाँ पे लिखोगे 1/- का 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/15। इसे सॉल्व कर लेना, यहां से तुम्हारे पास v की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, -30 सेंटीमीटर। चेक करो फटाफट, आया -30। Yes, हेलो, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. हमने v निकाल ली, u निकाल ली, मतलब आधा काम हो गया। अब देखो यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मेरे को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखो कितनी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, कहाँ गया, 8i कैप प्लस 11j कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी दे रखी है, 4i कैप प्लस 2j कैप। मुझे VOM निकालना है। अब देखो मैं x डायरेक्शन में ले रही हूं, तो सिर्फ x डायरेक्शन के लिए ही लिख रही हूँ, ठीक है। x, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी x में कितनी है, 8i कैप, भाई यही तो लिखोगे, VO माइनस VM, यही फॉर्मूला है। ऑब्जेक्ट की 8i माइनस मिरर की कितनी है 4, तो 4i कैप कितना आया भाई, ये 8 में से 4 गया, 4 आ गया x डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी है बेटा जी, 4। यस और नो, 4 आ गई। लिखिए अब इस इक्वेशन में वैल्यूज देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर कितना है, v बाय u निकाल लो कितना आ जाएगा, v बाय u। तो मैं लिखती हूँ v स्क्वायर कितना है 30 मल्टीप्लाई 30, u कितना है 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर 4 आया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये VIM कितना आ जाएगा देखो, 15 दूनी 15 टू जा 30, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया, 16 आ गया माइनस का, हाँ बेटा जी, माइनस का 16। यस और नो। Yes, ma'am. अब ये देखो ये VIM है, मुझे तो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, वो भी यानी x और y का दोनों का निकाल के। तो अभी तो ये मिरर वाला है, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू -16। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू -16 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, -16। मिरर की वेलोसिटी कितनी है भाई, IM में, सॉरी x डायरेक्शन में, मिरर की वेलोसिटी ये रही, कहाँ गई 4, करेक्ट, प्लस 4 कर दो कितना आ गया, माइनस का 12 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई इमेज की वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन में आई है ना ये, तो अभी क्या ऐसे ही y में निकाल लोगे, y का फॉर्मूला याद है क्या था, है भाई, y का फॉर्मूला याद है क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यही था फॉर्मूला, ये था y डायरेक्शन के लिए। तो मैग्निफिकेशन 2 है तुम्हारे पास, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल लेना, ये तुम्हारे पास y डायरेक्शन में आ जाएगी। फाइनल मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लोगे, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y, x की निकाल दी है, y की इस फॉर्मूले से निकाल लेना। बोलो, ये रहा फॉर्मूला, कर सकते हो, अब तो हो जाएगा। मैग्निफिकेशन 2 है माइनस का, तो माइनस का 2 लिख देना मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये यहाँ पे निकाली है, 12 ही आ रहा होगा ना, एक बार देख लेना। समझ आया, संदीप, सुमित, प्रिंस, आर्यन, हेलो, Yes, ma'am. नहीं समझ आया कि Right, कुछ ma'am. पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ लो किसी पॉइंट। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, देखो सेम, आपको बस जो इक्वेशन है ना मेन, उस इक्वेशन के हिसाब से चलना था,
जो मैंने ये इक्वेशंस लिखवाई है इसके हिसाब से चलना था बस, ये लो, है ना। कि पहले v निकालेंगे, u निकालेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये रही 4 है x डायरेक्शन में, y में कुछ और होगी, y में कितनी हो जाएगी बताओ VOM, 11 में से 2 घटा दोगे 9, है ना, करेक्ट। देखो मैं इसको यहाँ भी लिखवा Yes. VIM मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन तो -2 है, VOM कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 11 माइनस मिरर की 2, 9 दूनी 18 हो गया ना माइनस का, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू -18 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की वेलोसिटी कितनी है 2, तो 18 और 2 20 आ जाएगा माइनस का, नहीं 18 प्लस 2 16 आएगा ना, माइनस का 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब इसको अंडर रूट कर लेना, ये देखो क्या आ जाएगा, 12 और 12 144, 16 और 16 कितना बनेगा 198 68 256. करना है इसका स्क्वायर, 16 का 156 होगा 156 256 255 256. 256 किसका होता है, 16 का 60. अच्छा 256 बोल रहे हो, तो 256 प्लस 144 करो 400 यानी 20, है ना, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखो कितना इजी था, डुएबल था ना ये भी कि नहीं था डुएबल, इसमें तो पता नहीं क्या दे रखा है सॉल्यूशन। अब बताओ कि समझ आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। Yes, ma'am. आ गया ना, ठीक है। Yes. आ गया. हाँ एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है बस। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, जिन बच्चों ने उसमें क्लास ली होंगी समर ब्रेक में, उनको तो ये कराया था अच्छे से, बेसिक चीजें तो कर दिया था, क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना ये। हाँ भाई, कि मेरे पास ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये मीन पोजीशन है, सॉरी ये सेकंड एक्सट्रीम है। तो मीन से इसका टोटल टाइम पीरियड t होता है, लेकिन एक बार मीन से एक्सट्रीम जाने पर कितना समय लगता है, t/4। फिर मैंने तुम्हें ये आधे आधे के लिए भी कराया था कि मीन पोजीशन से a/2 और a/2 से a मतलब उसका एम्पलीट्यूड। तो बेटा मीन पोजीशन से a/2 जाने में कितना समय लगता है, t/12, और a/2 से a जाने पर कितना समय लगता है, t/6। बेटा एक बार 1/12 प्लस 1/6 करना, देखो t/4 आता है क्या, एक सेकंड, हाँ t/12 प्लस t/6 एक बार करके देखो, 1/4 आया ना, हाँ ठीक। तो यानी टोटल टाइम पीरियड का, अगर मुझे a/2 से a जाना है तो मुझे टोटल टाइम पीरियड का 1/6 लगेगा। तो ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर क्या है, आधा ही तो एम्पलीट्यूड है, a/2 से a जा रहे हो, तो यानी टोटल टाइम पीरियड का 1/6 कर दो, तो टोटल टाइम पीरियड 1/2 दे रखा है, तो टाइम t डैश कितना हो जाएगा 1/2/6 कितना 0.2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। ये तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से कराए थे समर ब्रेक में, ठीक है, अगर तुम भूल गए हो तो भूल जाओ। ये क्या हो गया, ठीक है, कहाँ गए, तो 0.2 सेकेंड विल बी योर आंसर, है ना। Yes, ma'am. ये शॉर्ट में कराई थी चीजें कुछ कुछ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 ये करा था तुमने, 10 तो कर लिया होगा। यस मैम। कैसे किया 10th, देखो 3 तरीके की होती हैं, 3 तरीके के मोड होते हैं, एक तो रोटेशनल, सॉरी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, तीसरा होता है वाइब्रेशनल। ये वाइब्रेशनल वाला कब आता है, एट हाइयर टेम्परेचर, है ना, ये हाई टेम्परेचर में जाके आता है, बताया होगा सर ने।
अब अगर मेरे पास मोनो एटमिक है तो मोनो एटमिक में सिर्फ ट्रांसलेशन वाला होता है, जिसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक्स वाई जेड, कि एक्स के अबाउट घूम लेगा, वाई के अबाउट घूम लेगा, जेड के अबाउट घूम लेगा, ट्रांसलेशनल। रोटेशनल में क्या होगा? रोटेशन में बोलो, मान लो मेरे पास ये 2 मासेस हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, ये 2 मासेस हैं। अब ये किस तरीके से घूम सकता है, कितने तरीके से घूम जाएगा? अपने अबाउट में इसका रोटेशनल मोशन कितना हो जाएगा? अपने ही मोशन के अबाउट इसका 0 हो जाएगा। या तो ये इस तरीके से घूमेगा या इस तरीके से घूमेगा, है ना, इस तरीके से। तो रोटेशनल के कितने होते हैं अगर मेरे पास मोनो एटमिक है तो? मोनो एटमिक में होगा ट्रांसलेशन, मोनो एटमिक में रोटेशनल नहीं हो सकता ना। कितने एटम रिक्वायर्ड है? देखो 2 एटम तो रिक्वायर्ड है ही रोटेशनल के लिए। तो यानी अगर मेरे पास डाया एटमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें रोटेशनल का भी ऐड हो जाता है। तो डाया में एक और क्या ऐड हो गया? डाया एटमिक में 2 मेरे रोटेशनल के ऐड हो गए, राइट बेटा, करेक्ट। तो मोनो एटमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3। अब डाया में कितने हो जाते हैं? 2 रोटेशनल के ऐड हो गए, कितने? 5। अब वाइब्रेशनल जो होते हैं वो होते हैं हायर टेम्परेचर पे, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब वाइब्रेशनल मोड्स का समझ लो कैसे होगा। अगर मेरे पास लीनियर एटम है, कैसा एटम है? लीनियर एटम, लीनियर समझ गए ना। अब ये पॉली एटमिक है, पॉली एटमिक का मतलब क्या है? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, है ना, पॉली एटमिक, ठीक है। लीनियर एटम जैसे कि एग्जांपल दो कोई लीनियर एटम का। CO2 लीनियर है, CO2 इज लीनियर एटम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अगर जैसे CO2 मेरे पास लीनियर एटम है, उसमें मेरे पास कितने डिग्री, कितने वाइब्रेशनल मोड होंगे, ये कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला है? कितने डिग्री वाइब्रेशनल में कितने मोड्स होंगे, कैसे निकालोगे? बोलो। कैसे करके आए हो पेपर में अटेम्प्ट? क्या लगाया है? कितने कितने मोड गिवन है तुम्हें यहाँ पे? 2 वाइब्रेशनल मोड्स ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब ये कैसा एटम है? देखो कैसे बैठे हो, चुप बैठे हैं एकदम। भाई 2 वाइब्रेशनल मोड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे इसमें? 2 वाइब्रेशनल मोड्स में, एक वाइब्रेशनल मोड में डिग्री ऑफ फ्रीडम एक तो पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है और एक काइनेटिक एनर्जी में चला गया। अभी लीनियर एटम वाला सिखाऊंगी, टाइम लग जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट समझो कि अगर मेरे पास एक वाइब्रेशनल मोड है तो एक वाइब्रेशनल मोड के लिए मुझे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए पोटेंशियल एनर्जी दिखाने के लिए, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए मुझे काइनेटिक एनर्जी को दिखाने के लिए। तो यानी एक वाइब्रेशनल मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आए? 2। तो 2 वाइब्रेशनल मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे बेटा? 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस पोली एटमिक के पास, अब देखो ये पोली एटमिक है, तो पोली एटमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 3 तो ट्रांसलेशनल हो गए और 3 रोटेशनल हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये पोली है ना, इसमें तीनों तरीके से रोटेट हो सकता है। डाया में 2 ही तरीके से, 3 रोटेशनल हो गए। अब वाइब्रेशनल में कितने आए इसके पास? 4। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 3 और 3 6, 6 + 4 यानी 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, करेक्ट। अब 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तुम्हारे पास सीपी और सीवी की तुम्हें वैल्यू पता है। सीपी और सीवी, इसमें से सीपी और सीवी में से किसकी हीट ज्यादा होगी? बताओ। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर पे ज्यादा हीट चाहिए, तो मेरे पास सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? F/2R, और सीपी का क्या होता है? CV + R। पता है ना, ये कराया होगा सर ने। तो यानी सीवी की वैल्यू कितनी आ गई? सीवी आ गया देखो, F यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 10/2 यानी सीवी आया बेटा 5R। सीपी कितना आ जाएगा? 5R + R यानी 6R। अरे 6R, तो क्या आया? CP/CV 6/5। तो बीटा क्या बना? 6/5। 6/5 क्या हो जाएगा इनमें से, देख लेना, ऑप्शन 2 है, 6/5 ऑप्शन 2। तो याद रखना, एक मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती है। अब कई बार क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए ना ये भी नहीं देते कि हमारे पास कितने मोड हैं, तो हमें नंबर ऑफ मोड्स भी निकालने पड़ते हैं।
नंबर ऑफ मोड्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, बट आई डोंट थिंक कि जेईई मेंस में पूछेगा। तो ये याद रखना कि एक मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और नंबर ऑफ मोड कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला भी लिख लो। क्या फॉर्मूला है? देखो, लीनियर और नॉन लीनियर एटम के लिए इसका फॉर्मूला होता है। नॉन लीनियर एटम जैसे एग्जांपल बोलो, नॉन लीनियर एटम H2O है ना, H2O नॉन लीनियर है, हाँ है ना। तो लीनियर के लिए फॉर्मूला है 3n-5, नॉन लीनियर के लिए फॉर्मूला है 3n-6। n क्या है? तुम्हारे नंबर ऑफ एटम। जैसे H2O में कितने एटम है? H2O में 3 है ना, तो 3 3 जा, हाँ 3 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 3 3 जा 9, 9 में से 6 गए तो कितना आया? 9 में से 6 गए तो 3 आया। तो इस H2O में कितने मोड हो गए? इस H2O में 3 वाइब्रेशनल मोड्स आ गए। 3 वाइब्रेशनल मोड मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 2 जा 6, 6 हो गई। याद है ना बच्चों? हेलो। सिमिलरली अगर जैसे लीनियर एटम है CO2, तो CO2 में मेरे पास नंबर कितने हैं? n की वैल्यू कितनी है? ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का 1, 3 हो गए। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 3 जा 9, 9 में से 5 घटाओ कितना आया? 4। तो यहाँ पर मेरे पास कितने मोड है? 4 वाइब्रेशनल मोड है। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं इन्हें। तो ये फॉर्मूला लिख लो, 3n-6 और 3n-5, और ईच वाइब्रेशनल मोड हैव 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोलो। हाँ। ये क्या पढ़ा? समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, बाकियों को भाई जिसको ना आए ना पूछ लेना। ये अलग से नहीं पढ़ाएंगे। अब तुम्हारे क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो क्वेश्चन के थ्रू ही रिवीजन हो रही है ना। हर चीज क्लास में नहीं पढ़ाई जा सकती 2 दिन में। सुन बैठे हो, सुन बैठे हो। दोबारा कराऊं? आ गया। ठीक है। क्या आया तुम्हें ये बताओ पहले, तो क्या किया है इसमें? ट्राई एटॉमिक में लो एनर्जी, अगर लो टेम्परेचर है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बताओ? ट्राई एटॉमिक में मैम 6। 6। क्या ट्राई एटॉमिक में मैं लीनियर और नॉन लीनियर नहीं देखूंगी? रोटेशनल के लिए, रोटेशनल के लिए लीनियर और नॉन लीनियर नहीं देखते क्या? देखते हैं। हाँ, ये एक बार देखना इनको, ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को। 11th क्वेश्चन तुम्हारे जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना, ठीक है। 11th को किसी काम का नहीं है। 12th पे आओ। 12th हो गया था। 12th में देखो क्या कहा है कि प्रेशर का जो प्रोसेस हमें दिया गया है, ये हमें प्रोसेस, ये प्रेशर है जो जिस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो वॉल्यूम है V से क्या हो गई, सॉरी, V0 से 2V0 हो गई, मतलब वॉल्यूम में चेंज आया। अगर वॉल्यूम में चेंज आया है तो तुमसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा, वो निकालो। कैसे लिखोगे? देखो, अगर मैं गैस इक्वेशन लिखूं, वो भी आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV इक्वल्स टू RT के बराबर है। 1 मोल है तो N1 हो गया, PV इक्वल्स टू RT, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा बताओ? टेम्परेचर का चेंज पूछा है, तो टेम्परेचर क्या फॉर्मूला हो गया? PV अपॉन R, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं फाइनल प्रेशर पे P फाइनल, V फाइनल और T इनिशियल में क्या कर दूं? P इनिशियल V इनिशियल अपॉन R, ये निकाल लूं तो मेरा चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। मेरे को वॉल्यूम तो दे रखी है कि फाइनल V फाइनल कितना आ गया? 2V0। इनिशियली वॉल्यूम कितनी है? सिर्फ और सिर्फ V0, करेक्ट बेटा। इनिशियल वॉल्यूम है V0। अब क्या करना है फिर? हमें प्रेशर निकालना है, फाइनल और इनिशियल प्रेशर कितना है। क्या इस V0 की वैल्यू को चेंज करके हम निकाल नहीं सकते? हाँ, V0 तो एज इट इज रहेगा, इस V को चेंज करना है। देखो अपॉन में जो V है उसे चेंज करो, क्योंकि P0 और V0 यहाँ पे कांस्टेंट दे रखे हैं। तो अगर मैं P इनिशियल की बात करूं तो P इनिशियल कितना हो जाएगा? V रहेगा। 2V0 में V की वैल्यू 2V0 रख दो। क्या P इनिशियल और P फाइनल आ सकते हैं? यस मैम। यस मैम।
हाँ, तो बस P इनिशियल और V इनिशियल निकालो और तुम्हारा आंसर बन जाएगा यहाँ से। देखो हो जाएगा ना भाई। यस मैम। फॉर्मूला बेस्ड हो, जैसे इनिशियल के लिए P इक्वल्स टू P नॉट 1 प्लस 2 V नॉट, इनिशियली ये V नॉट हो जाएगा, V नॉट से V नॉट कट गया तो ये V नॉट हटाए दो, इसका स्केयर कर दो, 2 2 जा का स्केयर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। और बस यही है इनका इक्वेशन, ये किस में हो जाएगा, -1 में। तो P इक्वल्स टू P नॉट अपॉन 5, ये आ गया ना इनिशियली। यस मैम। ऐसे ही फाइनल निकाल लेना और इस टेम्परेचर में रख देना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है 13 तो कर ही लिया होगा भाई, 13 तो बहुत बेसिक था, हो गया था 13। यस मैम हो गया। 13 कराया भी हुआ है। ये वायर के एंड है A और एक दूसरा B इंफिनिटी में जा रहा है, मुझे बस ये एंड्स मिलाने हैं। ठीक है, इंफिनिटी वाला तो कितना एंगल बनाएगा भाई, ये वाला एंगल थीटा, ये तो 90 डिग्री हो जाने वाला है, मुझे ये वाला थीटा चाहिए ना, θ2। अब देखो ये दोनों एंगल रेफरेंस लाइन के ऊपर है, मैंने क्या बोला था, एक एंगल रेफरेंस लाइन के नीचे होना चाहिए, क्योंकि क्लॉक और एंटी क्लॉक लेते हैं। तो जब तुम इक्वेशन लिखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो क्या है, μ0I अपॉन 4 r परपेंडिकुलर साइन θ1 प्लस साइन θ2। यस और नो, μ0I करंट I फ्लो कर रहा है, 4 r परपेंडिकुलर, ये वाली r परपेंडिकुलर है जो A दे रखी है, A हो जाएगा। साइन θ1, एक एंगल साइन 90 डिग्री है विच इज 1। अब देखो जो ये θ2 है ये इस रेफरेंस लाइन के ऊपर ही आ रहा है, यानी क्लॉकवाइज एंगल। एक तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए ना, यानी मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा। तो इस वाले के लिए हम क्या करते हैं, साइन 360 माइनस थीटा करते हैं। तो 360 माइनस थीटा कितना बनता है मेरे बेटा, माइनस साइन थीटा ना, तो माइनस का साइन थीटा, तो मुझे ये माइनस साइन थीटा चाहिए होगा। कैसे, μ0I अपॉन 4 1 माइनस साइन थीटा, कितना हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो इफ दिस इज द एंगल, बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये कितनी दे रखी है B अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो, बस ये था। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B। ये लो, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है तुम्हें कई बार, अगर चीजें चेंज होके आ जाती है तो घबराना मत। किस किसने करा ये क्वेश्चन, जिसने नहीं करा उसका मतलब ये कि वो क्लास में ढंग से सुनता नहीं है चीजों को, जिसने अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, बहुत बार कराया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी जिस बच्चे ने समर क्लासेस ली है वो कर पाएगा। ठीक है, और तुम जितने भी यहाँ पर अवेलेबल हो उन्होंने समर क्लासेस ली हैं। कैसे कराया ये क्वेश्चन, देखो जब भी हम फ्रिक्शन की बात करते हैं ये वाली चीजें आएंगी टू बॉडी प्रॉब्लम्स में, है ना। हेलो, यस। टू बॉडी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि इसमें दो तरीके की बनते हैं, या तो फोर्स नीचे लगेगा जैसे यहाँ पर लगाया हुआ है, एक तरीके का बनता है जिसमें फोर्स ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो और इक्वेशन को टफ बनाना होता है तो ये जो ग्राउंड है यहाँ पर भी फ्रिक्शन दे देते हैं। ठीक है, ये 3 केसेस आते हैं इसमें, ग्राउंड में भी फ्रिक्शन दे देते हैं अगर डिफिकल्ट लेवल बढ़ाना होता है। सिंपल लेवल में ये 2 ही तरीके के बनेंगे, या तो फोर्स नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे लगेगा या फोर्स ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे लगेगा। ठीक है, तुम्हारे केस में फोर्स नीचे वाले ऑब्जेक्ट में दिया है। तो यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, अगर सपोज करो अब ये दोनों बॉडीज का अगर एक्सीलरेशन लेस देन आता है ए मैक्सिमम से, मतलब एक मैक्सिमम एक्सीलरेशन होती है, वो अभी निकालेंगे क्या होती है। अगर उस मैक्सिमम एक्सीलरेशन से तुम्हारे इस सिस्टम की एक्सीलरेशन क्या आएगी, लेस देन आएगी, तो सारे ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, है ना, विल मूव टुगेदर, करेक्ट, बराबर भी होगी तो भी चलेगा, तो साथ में मूव करेंगे इकट्ठे। अगर बेटा ये सिस्टम की एक्सीलरेशन ए मैक्सिमम से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, सिस्टम
बोथ ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे बेटा दोनों ब्लॉक? बोथ ब्लॉक मूव विद डिफरेंट एक्सीलरेशन, अलग अलग एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। मूव टुगेदर का मतलब है कि सेम एक्सीलरेशन है, इसलिए रिलेटिव मोशन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हारे सवाल में देखो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है कि ब्लॉक ए जो है वो बी से गिर जाता है, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन बन रही होगी यहाँ पे? ये वाली, कि सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो ए मैक्स से ज्यादा होगा। अब बात आई कि ए मैक्स और ए सिस्टम निकालेंगे कैसे, है ना? कैसे निकालेंगे भाई बताओ, कौन बताएगा? मैम एफ अपॉन एम देखो सिस्टम का एक्सेलरेशन तो एक ही फॉर्मूले से निकालेंगे, एफ नेट अपॉन टोटल मास, है ना? सिस्टम का तो कितना मास, कितना नेट मास है, कितना नेट फोर्स है 30 न्यूटन, टोटल मास कितना है 10, तो यानी सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालो ए मैक्स। ये ए मैक्स कैसे निकालते हैं? देखो ये हर किसी में लगाना होता है। ए मैक्स क्या होगा, याद रखना, अगर फोर्स नीचे लग रही है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये उसी केस में लाई करेगा अगर फोर्स नीचे लग रही है तो क्या फॉर्मूला आएगा? म्यू ऊपर वाला मास, मान लो ये m1 है अपॉन m2, ठीक है, तो ऊपर वाला मास लिखेंगे m1 इंटू जी, ठीक है। म्यू कितना दे रखा है? देखो म्यू दे रखा है बीच में 0.2, m1 का मास 2 है, ग्रेविटी कितनी है 10, तो यानी ये एक्सेलरेशन कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब सिस्टम की एक्सेलरेशन ज्यादा हो गई, मैक्सिमम। ये ए मैक्स का फॉर्मूला है। मैम 4 आएगी ना? 4 मीटर पर सेकंड। एक सेकेंड, 0.2 इंटू 2 इंटू 10, हाँ एक सेकेंड, 4 आई ना? यस मैम। तो सिस्टम की तो इससे कम आ रही है, 30 और 8 9 10। एक मिनट रुको, न्यू कितना दे रखा है मुझे? 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। टोटल मास 8 2 10, 3 मीटर पर सेकेंड, दोनों 4। ए मैक्सिमम, ये ही मैक्सिमम कंडीशन है, ये हमारी ए मैक्सिमम। हाँ मैम ये तो फोर्स है ना 4 न्यूटन में, इसको मास से डिवाइड भी तो करेंगे 2 से। किसको? मैम 4 न्यूटन को। ये एक्सेलरेशन है ना, ग्रेविटी भी तो है जी, म्यू m1 जी। एक सेकंड रुको, वेट करो, शायद फॉर्मूले में एरर कर रहा है। मैम एक्सेलरेशन तो म्यू जी होती है ना? करेक्ट, एक मिनट, m1 नहीं आएगा इसमें, ठीक है, एक सेकंड। म्यू जी, अगर मैं m हटा दूं तो यहाँ से m1 की वैल्यू हटा दूं तो ये कितना बनेगा अब? 2 मीटर पर सेकंड आएगी ना? एक सेकंड, यस। हाँ वही हाँ, ये कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर देखो फोर्स ऊपर लगती तो क्या फॉर्मूला होता है उसका भी लिख लो। अगर ये फोर्स सपोज करो ऊपर वाले ब्लॉक में लग रही है तो मेरे पास ए मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू ऊपर वाला मास m1 अपॉन m2, है ना? ये इस केस का था m2 इंटू जी। ये किस केस का है? अगर फोर्स ऑन अबव बॉडी, अपर बॉडी यानी ऊपर वाले ब्लॉक पे रखती है, ऑन अपर ब्लॉक, तो हम इस ए मैक्स को इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ठीक है, हमारा क्या पता, क्या यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि सिस्टम की एक्सेलरेशन जो है ज्यादा है ए मैक्सिमम से, तो यानी हर ब्लॉक अपना अलग अलग मूव करेगा। तो अब यहाँ पर देखो फोर्स लगाते हैं, एफबीडी बनाते हैं m1 का ए और बी ब्लॉक का। तो देखो बेटा ए बी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। बी ब्लॉक पे आगे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोज करेगा ना इसका। पहले एफ मैक्स निकालो, एफ मैक्स निकालो, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा? म्यू ऊपर वाला ब्लॉक 2 मल्टीप्लाई बाय
जी, है ना 10। तो एफ मैक्स कितना आया 4 न्यूटन, है ना, वो जो हमने पहले निकाला था वो फोर्स निकाल दिया था, ठीक है। तो ये मेरा फ्रिक्शन का फोर्स कितना आया 4 न्यूटन का। तो यानी बॉडी ए पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, कहां पर, बॉडी बी को पीछे की तरफ खींचेगा ना इस तरीके से बैकवर्ड में एफ मैक्स, बॉडी ए पर कहां लगेगी, आगे की तरफ रिलेटिव मोशन में आगे एफ मैक्स। तो यानी ए बॉडी को मूव कराने वाला सिर्फ एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स। तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आया, फ्रिक्शन फोर्स है तो अभी निकाली थी कितनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ए ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन आई है वो कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इस पर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की एक्सेलरेशन ही निकाली थी 2 मीटर पर सेकंड। बी वाले पर क्या बनेगा, देखो बी वाले पर आगे फोर्स 30, पीछे एफ मैक्स, तो नेट फोर्स कितना हुआ 30 माइनस फ्रिक्शन 4 इक्वल्स टू एम ए। तो इसका मास कितना है 8, एक्सेलरेशन कितना आया बेटा 26/8, इसकी एक्सेलरेशन आ गई ब्लॉक बी की, करेक्ट। कितना है ये 26/8 कितना बनेगा देख लेना। अब इसने पूछा है कि कितने समय में ये ब्लॉक इसको क्रॉस कर जाएगा, तो यहां पर अब हम क्या लगा सकते हैं, रिलेटिव मोशन। कैसे, S इक्वल्स टू यू टी प्लस, वो कैचिंग वाला प्रॉब्लम करते थे कि एक कार पीछे खड़ी है और उसको उस बस को कैच करना है, वहां पर भी सिखाया था ना कि रिलेटिव मोशन लगाएंगे। तो रिलेटिव डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर, इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, इनिशियली u 0 हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिख देना, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ A with respect to B is equal to 1/2 acceleration of block A with respect to B into t square. बस ये कर देना, इसका एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक की निकाल लेना, अब बस रिलेटिव लेना है, ठीक है। एक बार इसको देखो, मैं 1 सेकंड रुकूं। हेलो, हाँ गौरव तो मीटिंग ही छोड़ के चला गया। मैम इसका 2 सेकंड आ रहा था मैम, आंसर √3 सेकंड दे रखा है। एक्सेलरेशन यही आ रही है, यस मैम मेरी भी 1 ही आ रही थी। 1 कहाँ ही है एक्सेलरेशन, एक की 2 आ रही है और एक की 26/8 आ रही है, रिलेटिव देखो कितना बनेगा। फोन कहाँ गया मेरा, देखो एक बार चेक करो, रिलेटिव में से ये 3, ये समथिंग कुछ 3.2 समथिंग बनेगा ना, 26/8 ओके मैम ठीक है ना। कितना बन रहा है देखो, कैलकुलेट करती हूँ, 26/8, 3.25 में से 2 हटाओ तो 1.25 आई ना। आगे कर लेते हैं, कोई नहीं। क्या करोगे, रिलेटिव डिस्टेंस 2 मीटर, 1/2 रिलेटिव एक्सेलरेशन 3, देखो ए ब्लॉक ए माइनस ब्लॉक बी, ए की 2 है माइनस 3.25 माइनस 1.25, इसका मतलब ब्लॉक बी को ब्लॉक ए पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 1.25 टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/1.25 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ऊपर चला गया 400, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा 20/125 भी होता है क्या किसी का,
स्क्वायर 125 किसका बनेगा रूट? 125 का रूट बनेगा 5 बनेगा 5√2। 5√5। तो ये तो अब 4/√5 आ रहा है भाई। 4 डिवाइडेड बाय 1.78 समथिंग। आंसर क्या है इसका? मैम 4/1.25 करो, क्या बनेगा? यही तो आ रहा है, लास्ट में तो यही दे रखा है इन्होंने भी, 4/1.25। ये देख लेना सॉल्व करके क्या बन रहा है, ठीक है? ये तो इतना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे चलते हैं वरना पेपर रह जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है इन्हें फ्री मत छोड़ना, इन्हें ये करने हैं तुम्हें। ये तो कर ही लोगे भाई, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क है ना, ये अपने आप करना, कई बार करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कई बच्चे 16 को भी गलत करके आ रहे हैं। अगर तुम ये क्वेश्चन भी गलत करके आ रहे हो तो फिर कैसे चलेगा? पॉइंट लाइट सोर्स है, फ्रीक्वेंसी बोला है कि ये नंबर ऑफ फोटोन्स पर डिपेंड करती है पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पे, ये तो पावर हो गई ना एक तरीके की, है ना, पावर हो गई ना, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी थोड़ी है ये, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पर डिपेंड करती है, बट दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, ये पावर होती है। तो ये तो गलत है, फॉल्स कई बार कराया है, फॉल्स। According to wave theory, frequency of wave is equivalent to the number of cycle completed per second. यही है भाई, फ्रीक्वेंसी तो यही होती है ना कि कोई भी वेव अपनी एक साइकिल को कितने समय में, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करती है। और फिर कह रहा है कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ ईएम वेव। ठीक है, वेव को वेव की तरह और पार्टिकल की तरह, है ना, तो ये भी बात सही है। तो ओनली रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, जिस बच्चे ने अगर मैकेनिक्स पढ़ी होगी ना तो वहां पर इसका शॉर्टकट भी होता है इस वाले का। कैसे शॉर्टकट? देखो, जैसे मान लो हमारे पास मैकेनिक्स में तो बहुत शॉर्टकट है, पता है, मैकेनिक्स में तो कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ये वाला है, और भी बहुत चीजें हैं। जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पर एक वेलोसिटी, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। P पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, Q की दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर तुम्हें दे दिया कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई एम सॉरी, एक्सेलरेशन का चेंज है जो समय के साथ, वो कांस्टेंट है, वही तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि मुझे इस किसी मिड पॉइंट पे बताओ कि यहाँ पर कार की वेलोसिटी क्या होगी, है ना, वेलोसिटी ऑफ कार, ये मिड पॉइंट PQR मान लेते हैं। यहाँ क्या होगी? मान लो P से लेके Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज करो S है, बेटा ये वाली डिस्टेंस S/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर मिड पॉइंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, क्या? ये P पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस Q पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या है? अब देखो P पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? 30, तो ये हो जाएगा 900। Q पॉइंट की 40, ये हो गया 1600 डिवाइडेड बाय 2। 1600 प्लस 9 कितना हो गया? 2500। 2500 डिवाइडेड बाय 2 करना, कितना बनेगा? 2500 डिवाइडेड बाय 2 1250। हाँ, 1250 का रूट करो, 1250 का रूट कर देना, तुम्हें यही आंसर मिलेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, रूट 1250। तो ये शॉर्टकट्स हैं, ये हम जब पढ़ाते हैं तो ये बहुत बार कराते हैं क्लासेस में, है? बाकी अगर तुम्हें डिटेल में करना है तो डिटेल में तो वही है, इक्वेशन बना के करो, इक्वेशन बना के, उसमें समय लगेगा थोड़ा। इक्वेशन कैसे बनाओगे? P और Q के बीच में क्या लिखोगे? देखो, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, यानी P पर वेलोसिटी फाइनल, इनिशियली Q पर, इनके बीच का डिस्टेंस s है। तो P पर वेलोसिटी बेटा 40 का स्क्वायर माइनस इनिशियली 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन मान लो a है, स्पीड डिस्टेंस कितना मान लें s, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो 2as। इक्वेशन 1, यहां से as निकाल लेना। सेकंड इक्वेशन किस किस के बीच में लगाओगे बेटा? यहां पर किसी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जहां पर निकालना है r पे, कैसे? मान लो v² P माइनस v² R
इक्वल्स टू 2a। अब डिस्टेंस कितना है p और r के बीच में, s/2 है ना। p की वेलोसिटी 30 दे रखी है 900, vr की मुझे निकालनी है, ये 2 से 2 कट गया, as। तो as की इक्वेशन बेटा यहाँ उठा के इस वाली इक्वेशन में रख देना सेकंड में। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस पड़ेगा, है ना। हेलो, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं मिड पॉइंट के लिए, तो ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये तो याद होना चाहिए तुम्हें। बाकी 3/4 डिस्टेंस के लिए भी होता है कि अगर 3/4 डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालें, है ना। 1/8 हर पॉइंट के लिए शॉर्टकट फॉर्मूले मिल जाते हैं, मिड पॉइंट के लिए नहीं, हर पॉइंट के लिए आता है, बट एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। ओके, 18th सबने कर लिया होगा भाई। आरएमएस पूछा है आपको, वी नॉट दे रखा है, देखो v इक्वल्स टू वी नॉट हमें गिवन है यहाँ पर। अब अगर मुझे करंट निकालना है तो आई कैसे निकालोगे बेटा? मैम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। हाँ, v इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ से मेरा पीक ही करंट आएगा। कैसे पीक करंट कैसे आएगा? पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, या इम्पीडेंस। सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो सर्किट का रेजिस्टेंस अगर सिर्फ एक कैपेसिटर ही है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? XC इक्वल्स टू 1/ω/C। तो 1/ω कितना दे रखा है? 50, है ना। ω/t देखो 220 sin ω/t। ओमेगा 50 है, कैपेसिटर कितना है? 50 माइक्रोफैराड। 10⁶ को ऊपर भेज दो, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? XC की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हो जाएगा। यस मैम। तो ऊपर XC की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देना V0/XC। तो ये हो जाएगा V0XC क्या है? 1/ω/C। तो ω/C ऊपर चला जाएगा, ठीक है। V0 की वैल्यू दे रखी है 220, तो I0 आ गया। फिर RMS कैसे निकालोगे? IRMS क्या हो जाता है? I0 √2 होगा क्या, कि मल्टीप्लाई? एक बार वो देख लेना, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करेंगे। मैम डिवाइड में होगा। ठीक है, तो डिवाइड में। क्वेश्चन 19th कर लिया था क्या? हेलो, 19th हो गया था? गलत हो गया था। क्यों? देखो, हमारे पास अगर कोई भी टेम्परेचर स्केल है एनी, क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? टेम्परेचर एट एनी स्केल, ठीक है। मान लो ये एक्स स्केल है, तो टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस उस टेम्परेचर का या उस स्केल का लोअर पॉइंट क्या है। देखो अब दो पॉइंट होते हैं, एक तो लोअर पॉइंट और एक हाइयर पॉइंट। लोअर पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, करेक्ट। हाइयर पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो तुम्हें क्या लिखना है? अगर मेरे पास कोई भी एक्स स्केल है तो TX माइनस लोअर पॉइंट, ठीक है, ये मेरा लोअर पॉइंट हो गया। उसी स्केल का लोअर पॉइंट, यानी उस स्केल में आइस फ्रीजिंग का टेम्परेचर कितना है, अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ठीक है। ये मेरा कोई भी टेम्परेचर स्केल बनके तैयार हो गया। यहाँ पर दूसरा तुम्हें स्केल और दिया हुआ है वाई, तो ये बराबर होगा वाई स्केल का टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर हो सकता है माइनस वाई स्केल का लोअर पॉइंट। लोअर मतलब कि वाई स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, अपॉन अपर पॉइंट यानी बॉइलिंग माइनस लोअर पॉइंट, ठीक है। तो TX माइनस, तो देखो x में लोअर पॉइंट, x का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है? x का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है? 125, है ना। तो यहाँ पर माइनस का 125 लिखोगे, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है बेटा? 375। तो 375 माइनस लोअर पॉइंट कितना था? 125, तो लेकिन साइन के साथ रखेंगे माइनस 125, ठीक है, इक्वल्स टू TY। y का लोअर पॉइंट देखो, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है y का? -70, तो यहाँ पे लिखोगे -70। y स्केल का अपर पॉइंट देखो -30,
-70 आ गया। तो ये मेरा टेम्परेचर स्केल बनके तैयार हो गया एक्स और वाई में। ये प्लस 125, ये बेटा 500 हो जाएगा। देखना 5 5 10 7 8 9 10 3 और 4 5, हाँ ये हो गया टी वाई प्लस 70 अपॉन 70 माइनस ये हो जाएगा 40, है ना। 40 हो गया ना, 4 में से 3 गए, 4 5 7, ठीक है 7 हो गया। अब तुम्हें एक्स और वाई में जो भी वैल्यू पूछी जाए पूछ लो। अब ये क्या कह रहा है कि अगर एक्स वाई स्केल में 50 डिग्री है तो एक्स स्केल में कितना होगा। तो वाई स्केल में 50 रख दो, तो टी एक्स प्लस 125 अपॉन 500 इक्वल्स टू वाई स्केल में कितना 50 डिग्री, तो वाई का 50 प्लस 70 अपॉन 40। सॉल्व हो जाएगा ये। टी एक्स देखो फिर कितना आ रहा है सॉल्व करके, 7 8 9 10 11 12 120/40, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12 30 हो गया। ये सॉल्व हो जाएगा। फिर ये प्लस 125 इक्वल्स टू 5 तिया 15 सी आ जाएगा। 00, है ना। तो 125 घटा देना तो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी का भी आप स्केल बना सकते हो, टेम्परेचर स्केल। सेल्सियस में बनाते हैं, जैसे केल्विन में बनाते हैं, तो फॉर्मूला यही है। ये याद रखना, कई ये आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, हाईलाइट कर लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ो, ये तो कर ही लिया होगा बेटा। आर्सेनिक में अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा। आर्सेनिक कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, पेंटावेलेंट एटम है। पेंटावेलेंट है तो एक्स एन टाइप बन जाएगा। इंडियम कौन सा एलिमेंट है, ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट है तो ये पी टाइप बन जाएगा। तो एन को पॉजिटिव से जोड़ा गया है, तो यानी रिवर्स बाइज, तो ऑप्शन नंबर डी, है ना। ठीक है, और बोलो। ये हो गया था 21वां, इजी था भाई। 21 में जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो भी कर देगा सेंटर ऑफ मास। कर लिया था। यस सर। इसका जो 23 है ये तुम कर पाओगे जब मैं एक बार साउंड वेव्स की जो क्लास है वो ले लूंगी ना, वेव वाली क्लास, उसके बाद ये क्वेश्चन तुम अपने आप कर लोगे। तो अभी के लिए इसे छोड़ दो, बहुत इजी है बट डुएबल है, ठीक है। इसके बाद बताओ 24 इंपॉर्टेंट है, 24 कर पाए। 24 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, इससे 15 सेंटीमीटर पे मेरे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, सोर्स से 15 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है। देखो कहाँ बना दिया डायग्राम, ये एक्सेस पे रखना सोर्स, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसकी फोकल लेंथ ऑलरेडी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। क्या होता है डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर क्या होगा, कन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर यूज किया है, जिसकी फोकल लेंथ तुम्हें 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसमें सवाल देखो कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि हमें ये बताओ कि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, लेंस और मिरर के बीच में, सो दैट कि इमेज उसी उधर ही बने जहां सोर्स है। तो सोर्स पर ही इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या है देखो, पहला तो इमेज कौन बनाएगा, तुम्हारा लेंस, है ना। अब लेंस ने जो इमेज बनाई वो तुम्हारे मिरर के लिए क्या काम करेगी बेटा, एज अ ऑब्जेक्ट, यस और नो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेंस से इमेज निकालो कि लेंस इमेज कहां बनाएगा। उसके बाद जो इमेज बनी है वो तुम्हारे मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। हमने किए हुए हैं ये क्वेश्चन, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, ठीक है। अब अगर जहां पर सोर्स है वहीं पर इमेज बननी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट इस लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा होगा ना। इसका मतलब लेंस की बनने वाली इमेज, लेंस से जो, देखो तुम्हें अब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस क्या करना है कि लेंस ने जो इमेज बनाई है वो कहां बनेगी, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि यहां से लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी ना, एज इट इज अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये कितना बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी बनेगी, 24 सेंटीमीटर, है ना, 24 सेंटीमीटर। ओके, नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेके
लेंस से लेके इमेज की दूरी कहां से मिलेगी? मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला से। तो लेंस फॉर्मूला लगा लोगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ किसकी है? कन्वेक्स लेंस की, तो पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव का 10। हमें v निकालनी है, इमेज कहां पर रखी है? देखो नेगेटिव का ही होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 1 कितना 15। v कितना आएगा बेटा? यहाँ से v निकाल लेना, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है v। 30 हम्म 30 30 आ जाएगा ना, v आ जाएगा यहाँ से 30 सेंटीमीटर। तो यानी लेंस से इस इमेज की जो दूरी है वो 30 है, तो बेटा वो 30 है, ये 24 है, तो x कितना हो जाएगा? 30 माइनस 24 यानी 6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हारी क्लास में भी कराया था जब तुम्हें पढ़ाई थी ये चीजें। क्लियर हुआ? सबको आया समझ में ये क्वेश्चन 24 वाला? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो पढ़ाने लायक क्वेश्चन था 25, आई होप 25 भी सब करके आए होंगे। 25 किया है सबने? देखो 25 वाला सुन लो, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, सवाल को देख के घबराना मत, कॉन्सेप्ट वही है। क्या? अगर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी है तो P पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? एक तो कंप्लीट बॉडी की वजह से, उसमें से माइनस कर दो ये कैविटी, हमेशा यही करना होगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट जो बॉडी है ये कैसी शेप की है? सिलेंड्रिकल शेप की है ना, सिलेंड्रिकल शेप की है, और तुम्हें इसके P पॉइंट पे, यानी इसी तरीके से तो है ये, इसका तुम्हें ऊपर वाला पार्ट दे दिया, ऊपर वाला हिस्सा दे दिया, इसके तुम्हें P पॉइंट पे पूछा है कि इसके P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर इसका रेडियस कितना दे रखा है तुम्हें? A। तो बेटा तुम यहां पर एम्पियर्स लूप ड्रॉ करोगे ना, इसका फॉर्मूला भी कराया हुआ है सीधा, क्या फॉर्मूला होगा? μ0I/2πa। सिलेंडर किसकी तरह बिहेव करेगा? लीनियर चार्ज की तरह, याद है? लीनियर चार्ज यहाँ पर क्या बोलोगे? यही बोलोगे, लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर। फॉर्मूला तो याद होगा ना बेटा, μ0I/2πa, कि सारा चार्ज इनक्लोज कर लिया इस एम्पियर लूप ने, ये एम्पियर लूप बनाई। देखो अगर किसी को नहीं भी आता है तो क्या लगाओगे? एम्पियर्स लॉ, V.dl इक्वल्स टू μ0I इनक्लोज। तो सारा का सारा करंट इनक्लोज कर लिया, क्योंकि P पॉइंट इसके सरफेस पे है। मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज, dl क्या बनेगा? इस एम्पियर की लूप, लूप कितना हो जाएगी? 2π रेडियस, रेडियस कितनी है? a इक्वल्स टू μ0, सारा का सारा करंट क्लोज कर रखा है, तो b कितना आ जाएगा? μ0I/2πa। ये क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है। हो गया, सारा का सारा करंट इनक्लोज्ड है। कैविटी क्या लिखोगे? μ0I'/2π। डिस्टेंस कितना है? देखो सेंटर से ही लेते हैं ना, लूप जो बनाओगे वो सेंटर से ही लिए मैंने, ये a, तो बेटा a डिस्टेंस तो ये हो गई, और a ये हो गई, ये a/2 हो गई, और ये वाला a डिस्टेंस हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से? 3a/2। बोलो भाई, डिस्टेंस सेंटर से। एम्पियर लूप अगर बनाना चाहते हो कैसे? ये ऐसा हो गया क्वेश्चन, देखो ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि मेरा ये एक सिलेंडर है, ध्यान से सुनो, ये हमारा सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितना है बेटा? इसकी रेडियस कितनी है? a/2, और P पॉइंट बाहर है, कितना? सरफेस से कितनी दूरी पर? a दूरी पर। तो अब एम्पियर लूप ऐसे बनाओगे ना, तो अब एम्पियर लूप जब dl लिखोगे तो क्या लिखोगे? b/2πr, r कितना है अब? 3a/2, करेक्ट, इक्वल्स टू μ0I' की करंट कितना इनक्लोज हुआ है, यस और नो? तो बेटा अब ये I' निकालना आता है कि नहीं आता? I' करंट पर यूनिट एरिया विच इज योर करंट डेंसिटी J मल्टीप्लाई बाय मुझे जिस एरिया का चाहिए, तो किस एरिया का चाहिए? इस वाले का ना, कैविटी वाले का। तो कैविटी वाले में कितना करंट है बेटा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई a/2 का स्क्वायर, तो कितना आया? J πa²/4, यस और नो? तो यहाँ पर I' को I/4 भी लिख सकते हो, यानी ये I' I/4 हो जाएगा, I/4 यानी 8π3a। इसने डेंसिटी के टर्म्स में पूछा है, तो डेंसिटी के टर्म्स में घबराना मत, J इक्वल्स टू I/ इस कंप्लीट सिलेंडर का लिखना πa², ये बनेगी ना इस सिलेंडर की डेंसिटी।
तो आई होप हो जाएगा अब तो ये क्वेश्चन। क्या कॉमन ले लेना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस आई अपॉन ये कितना बचेगा बेटा, यहाँ से इसको मैं 4 से काट लूं, 4 पाई ए, तो 2 ले गए बाहर, यहाँ 6 बचेगा ना, 1/6, तो 6 में से 1 गया तो ये बचा मेरा 5/6 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, है ना। तो इस तरीके से तो 6 दूनी 12 आ गया ना, तो आई थिंक एन की वैल्यू 5 दी होगी, ये बच्चा चेक करना कितना दे रखा है। हाँ Yes, 5 ही। हाँ तो करंट डेंसिटी से कंफ्यूज भी नहीं होना हमें, हम आई के टर्म्स में निकालेंगे, आई जे बाय ए तो है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, बोलो था ना आसान। तो ये किसी में भी लगा सकते हैं, ये कैविटी प्रॉब्लम, बस कैविटी प्रॉब्लम में ये याद रखना कि कंप्लीट बॉडी में से उस छोटी सी कैविटी की चीज माइनस कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो, सेंटर ऑफ मास है तो वो, कुछ भी, ठीक है। ये है फॉर्मूला। तो आई होप पूरा पेपर तुम्हारा सॉल्व हो गया है। अगर किसी को कुछ पूछना है पेपर में से तो वो पूछ लो, कोई और क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो। 23 वाले की टेंशन मत लो, ये मैं तुम्हें कराऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। ठीक है बेटा जी, ओके देन, बाय एवरीवन। बाय मैम। 22 का, एक सेकेंड रुको, आर्यन 22 का पूछ रहे हो, कौन सा है 22? मैम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। हाँ, कैसे करा है तुमने, ये अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन? मैम ये वाला नहीं किया था। देखो इसमें कैसे करना है, इसमें ना हम दो थ्योरम का यूज करेंगे, एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो अगर मेरे को ए बी के अक्रॉस निकालना है तो मेरे को क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के इन द प्लेन में आईसीएम के अक्रॉस निकाल लो, ये आईसीएम हो जाएगा ना इन द प्लेन का। मैम स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। अच्छा एक सेकेंड भाई, जिसको 22 वाला देखना है वो रुक जाओ। ठीक है, हो गई अब। यस मैम। हाँ तो देखो, जैसे इसने कहा है कि ए बी के अक्रॉस बताओ, तो ए बी के अक्रॉस के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ये इन द प्लेन है पहली बात, ठीक है। तो अगर अब मैं आईसीएम लगाऊंगी तो याद रखना, अगर सॉरी कौन सी एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्लेट के आईसीएम से ऐसे एक लाइन क्रॉस कर दूं, है ना। ये थोड़ा ढंग से नहीं हो रही, तो मैं अगर आईसीएम निकाल लूं इसके अक्रॉस तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। इस तरीके से, ये थोड़ा सा ढंग से बन नहीं रहा है बेटा। इसका आईसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, प्लेट का आईसीएम के अक्रॉस कितना होगा, हाँ कैसे निकालोगे, देखो कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसके परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर से पास हो रही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर से अगर कोई लाइन पास हो रही है उसका मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 6, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर से पास हो रही है तो परपेंडिकुलर एक्सिस से। अब मुझे क्या निकालना है, इसके इन द प्लेन और जो सेंटर से पास हो रही हो, इन द प्लेन है ना ये दोनों लाइन, देखो ए बी और सी डी। यस मैम। अगर ये, अब यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगा सकती हूँ मैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मेरे पास ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सी डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके हाफ के बराबर हो जाएगा, यानी ml स्क्वायर बाय 12, है ना। तो इसका मतलब जो ये मेरी आईसीएम वाली लाइन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना आया, भाई डायगनली तो है ये भी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाल लिया ml स्क्वायर बाय 12। अब क्या, अब लगानी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, अगर ए बी के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आईसीएम फाइंड करो प्लस एम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इन दोनों एक्सिस के बीच का वो फाइंड कर लो। अभी मैं वो मान लेती हूँ x है तो mx स्क्वायर, तो आईसीएम फाइंड कर लिया ml स्क्वायर बाय 12। अब ये x स्क्वायर फाइंड करना है, कैसे करोगे x स्क्वायर फाइंड बताओ।
देखो अब अगर मैं डायगोनल बनाऊं कि यहाँ से मैं अगर डायगोनल ड्रॉ करती हूँ तो वो सेंटर पे जाएगा इस तरीके से डायगोनल। अब डायगोनल सेंटर से ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है डायगोनल, यहाँ से भाई ये पूरा 45 डिग्री का बनता है, ये यहाँ से ये 45 डिग्री का बनेगा, तो ये बना 45 डिग्री का एंगल, ये 15 ये 45। अब ये लाइन पूरी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखो जो आपने ये एक्स जो हमें निकालना है, एक्स वाली लाइन और ए बी वाली लाइन ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो टोटल 90 है तो ये 60, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। और मुझे क्या निकालना है, ये एक्स ही तो फाइंड करना है। तो अगर तुम्हारे पास ये एंगल 30 आ गया और तुम्हारे पास ये डायगोनल डिस्टेंस भी है, कितना हो जाएगा डायगोनल का डिस्टेंस, a/√2 हो जाएगा डायगोनल का डिस्टेंस। तो यहाँ से cos 30 से निकाल लेना x की वैल्यू बस, और इस वैल्यू में पुट कर देना, ठीक है। ओके ये अब समझ में आया ना। देखो एक डायगोनल ड्रॉ करना है और एक x वाली डिस्टेंस, तो इस डायगोनल की हेल्प से हम ये x निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो। यस मैम, थैंक यू। चलो ओके बाय। बाय।